रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। जंगल की तरफ से एक बच्चे की चीखने की और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। 5-7 मिनट तक जब लगातार ये आवाज आ रही थी, इसी बीच में कुछ लोग खेतों पर भी थे। जो किसान खेत पर अपने फसलों की रखवाली कर रहे थे, आवारा पशुओं से, जानवरों से। तभी एक किसान ने दूसरे किसान से कहा कि क्या तुम्हें जंगल की तरफ से किसी बच्चे की चीखने की आवाजें आ रही हैं? दूसरा किसान कहता है कि आवाजें तो आ रही हैं। तभी पहला किसान कहता है कि चलो चलकर देख लेते हैं कि आखिरकार बात क्या है, क्या परेशानी है। जैसे ही दूसरे किसान ने कहा कि ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। दोनों किसान हिम्मत जुटाकर करीब 15 से 20 मिनट के बाद जब अपनी जगह से उठते हैं और उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो आवाज़ तो बंद हो जाती है बच्ची की, लेकिन इसी बीच में कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनने के बाद दोनों किसानों ने फैसला लिया कि हम वहाँ नहीं जाते, शायद कोई न कोई छलावा होगा। कोई ना कोई भूत होगा। जब इस तरह की बातें हुई, तो एक दूसरे से बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि हमें जानबूझकर वहां बुलाया जा रहा हो। दोनों किसान वापस आ जाते हैं, वो आवाजें शांत हो जाती हैं और शांत होने के बाद जब इन आवाजों का रहस्य खुलकर सामने आता है, तो दोनों किसान हैरान हो जाते हैं। पुलिस को जब ये कहानी बताते हैं तो पुलिस खुद हैरान थी। काश उन दोनों किसानों ने हिम्मत जुटाकर वहां जाने की कोशिश की होती, तो वो जो अपराध हो रहा था, शायद वो अपराध नहीं होता और ये कहानी कभी नहीं बनती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। झारखंड प्रदेश का एक जिला है पलामू, और पलामू का ही एक थाना लगता है हुसैनाबाद। दरअसल हुसैनाबाद क्षेत्र का एक गांव लगता है। 12-13 नवंबर 2024 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मनोज के घर पर किसी ने दस्तक दी। बार बार दरवाजे को खटखटाया जा रहा था। मनोज उस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक ही मनोज की आंख खुलती है तो लाइट नहीं थी, बाहर भी बिल्कुल अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा है। जब बार बार आवाज जब खटखटाया जा रहा है, उस खटखटाहट की तरफ जब मनोज बढ़ता है, उसने जो जैसे ही मोबाइल की टॉर्च सामने लगाता है, तो सामने एक भूत जैसी हालत में था कोई व्यक्ति, कोई ऐसी चीज थी जिसको देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। दरअसल बिल्कुल नग्न अवस्था में, बाल बिखरे हुए थे। उसे पहले ही दृष्टि में ऐसा लगा जैसे कि कोई भूत हो, कोई अजीब तरह की कोई ऐसी आहट हो। उसने जैसे दरवाजा खोला था, ठीक वैसे ही दरवाजा बंद कर देता है। तुरंत ही अपने घर के अंदर जाता है, बाकी सब लोगों को अलर्ट कर देता है। कहता है कि बाहर कुछ ना कुछ खतरा है, कोई नहीं जाएगा, बाहर आवाज लग रही है। फिर इसके बाद फिर से दरवाजा बार बार खटखटाया जा रहा था, और जब बार बार दरवाजा खटखटाया जा रहा था, उसने सींचे में जब झांक कर देखा तो कोई ऐसी कोई महिला जैसी जो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। फिर वो जोर जोर से चीखने लगता है अपने ही घर के अंदर। जब मनोज ने जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया, ना केवल उसके घर के बल्कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो जाग जाते हैं, और अपने अपने घरों से कोई टॉर्च लेकर, कोई मोबाइल की बैटरी लेकर, और किसी कुछ इस तरह से कुछ रोशनी लेकर जब घरों से बाहर निकलते हैं। घर के बाहर जब उन्होंने सड़क पर एक महिला को नग्न अवस्था में देखा, बाल उसके बिल्कुल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, चेहरा उसका उसके बालों में ढका हुआ था। नग्न अवस्था में उस महिला को देखने के बाद लोगों ने उसकी तरफ को उसे आवाज लगाई, कौन हूं, उसके बारे में पूछा, तो पता चलता है कि वो तो पास के ही रहने वाली अनीता देवी है। लेकिन अनीता देवी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, और जैसे ही ये वो नग्न अवस्था में थी, उसके बाल बिखरे हुए, उसकी चेहरा छुपा हुआ था। बाकी और महिलाएं जब पास पहुंचती हैं, उसके चेहरे को भी ठीक करा जाता है, साथ ही जो उसका नग्न अवस्था होती है उस पर कपड़ा डाला जाता है। उसकी जो सास घर में मौजूद होती है, सास को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बहू यहाँ पर कुछ इस तरह की हालत में है, और मनोज के घर पर आकर कुछ इस तरह की उसने दस्तक दी थी। जैसे ही सास आती है, सास आने के बाद अपनी बहू को अपने घर की तरफ लेके जा रही थी। पूछती है कि बेटी कहाँ है। उसकी 1.5 साल की बेटी थी, जो आज सुबह 11 बजे से घर से गायब थी। माँ भी और बेटी भी। अपनी उस बेटी के बारे में पूछा जाता है तो कहती है, मेरी सिद्धि को तुमने खराब कर दिया। अगर सिद्धि ठीक होती तो शायद मैं अपनी बेटी को जिंदा कर लेती। जैसे ही गांव के लोगों ने ये बात सुनी, गांव के सभी सुनकर सन्न रह जाते हैं। पैरों में लोगों की जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या कह रही है। सास ने फिर पूछा कि आखिरकार बेटी कहाँ है। उसने कहा कि बेटी तो अब नहीं है, अगर आपने मेरी सिद्धि को पूरा कर दिया होता तो शायद मैं उसे जिंदा कर देती। जैसे ये बात गांव वालों ने सुनी है, गांव के बड़ी संख्या में लोग सीधा जंगल की तरफ जाने लगते हैं, उस इलाके की तरफ जिधर से रोने की, जिधर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। 2 बजे का ये वाक्य था। 2 से 3, 4 कब बज जाते हैं, दिन कब निकल आता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन वो जगह नहीं मिलती है जहां पर चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी किसानों को ये बात पता चलती है, और वो किसान भी मौके पर आते हैं। आने के बाद जब पास में आकर देखते हैं तो वहां पर कुछ चूड़ियां पड़ी हुई थी, नींबू पड़े थे, चाकू पड़ा है, शीशा पड़ा है, सिंदूर पड़ा है, कुछ इस तरह की तंत्र मंत्र की कुछ चीजें पड़ी हैं। तभी
गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद अब चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर कुछ ब्लड के निशान जरूर मिलते हैं। मामले की सूचना दी जाती है पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस जगह को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार बच्ची आखिर बार कहाँ रही होगी, कहाँ नहीं। वहीं पास में एक गड्ढा सा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उसका कुछ हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा सा था। ऐसा लग रहा था जैसे घास को बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसकी जमीन को किसी ने खोदने की कोशिश की है। लोगों ने जैसे ही वहां हाथ हाथ डाला तो हाथ डालने पर पता चलता है कि जो 1.5 साल की लड़की थी, बच्ची थी, उस अनीता देवी की, उसकी लाश थी जो कि उस मिट्टी में, उस पानी के अंदर दबी हुई थी। लोगों ने जब बाहर निकाला तो उसका जो हिस्सा था, सीना बिल्कुल पूरी तरह से फटा हुआ था। उसकी इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पता चलता है कि उसके जो शरीर है उसके अंदर कलेजा है ही नहीं। अब उस महिला से पूछा जाता है तो महिला कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। तभी सास से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने क्या देखा, तुमने क्या सोचा। जब सास से ये पूछा जाता है तो सास कहती है कि 12 नवंबर 2024 की दोपहर या सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो खेतों की तरफ जा रही थी। अपनी बहू जिसका नाम अनीता देवी होता है, उससे बोलती है कि मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ, तुम्हें भी चलना चाहिए। घर के अंदर उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। पति उसका दिल्ली में रहकर, जिसका नाम वरुण है, वो दिल्ली में रहकर सेटरिंग का काम करता है। कभी लोहा सीधा करने का काम करता है, कभी वो लेंटर डलवाने का काम करता है। तो इस तरह से वो दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। यहाँ पर उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटियां और एक बेटा, 4 बच्चे रहते हैं। बस ये बोलती है, उसकी बहू कहती है कि मुझे आज जपला बाजार जाना है, वहां से कुछ खरीदारी करनी है। जब सास से ये बात कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसे पहले भी कई बार हुआ है। ये अनीता देवी अपनी 1.5 साल की बच्ची को अपने सीने से लगाकर घर से निकल जाती है। किस वक्त बाजार पहुंचती है और बाजार से ये कुछ ऐसे सामान खरीदती है जिसमें चूड़ी है, उसमें बिंदी है, सिंदूर है, उसमें पूजा सामग्री का सामान खरीदती है, चाकू खरीदती है। ये सब खरीदने के बाद अब ये सब बातें उससे भी पूछी जा रही थी। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आता है कि ये सीधा जंगल की तरफ जाती है। जंगल यानी कि घर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का वो एरिया था, सिकनी बरबादोड़ा, वो वहां पर पहुंचती है। वो चारों तरफ उसके जंगल होता है। वहां जाने के बाद पहले पूजा करती है। पूजा करने के बाद खुद को के तन को भी बिल्कुल नग्न कर देती है और अपनी बेटी की भी तन को नग्न कर देती है। पूजा पाठ करती है और इसी बीच में उसके बच्चे के रोने की, चीखने की आवाजें आने लगती हैं। तब उसने अपनी बच्ची के सीने को फाड़ने के बाद उसके अंदर से कलेजा निकालती है। उस कलेजे का क्या करती है ये नहीं पता चल पाता। और उसके बाद उसने उस कलेजे का, उसने खुद खाया नहीं खाया, कई मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि उसने कलेजे को अपनी बेटी के खा लिया था। उसके बाद उसने अब यहाँ से सीधा उस गड्ढे में दबाती है। गड्ढे में दबाने के बाद वहां पर फिर नाचना शुरू कर देती है। जब नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, तब अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रही थी और वो आवाज़ें खेत किसानों तक पहुंच रही थी। खेत किसानों ने अगर उस वक्त पहली बच्ची के रोने की पहली ही आवाज़ पर वहां पहुंच जाते तो शायद वो कत्ल नहीं होता, बच्ची नहीं मारी जाती। इसके बाद वो महिला नग्न अवस्था में गाँव पहुँचती है। गाँव आने के बाद अपने गाँव के लगभग 4 चक्कर काटती है और 4 चक्कर काटने के बाद सीधा पड़ोसी जो मनोज होता है उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। उस मनोज को जगाने की कोशिश कर रही थी और मनोज पहली बार में जाग जुड़ जाता है, लेकिन सामने कुछ भूत जैसी वो स्थिति देखता है इस महिला की। उसके बाद फिर वो चीखता है, चिल्लाता है। फिर उसके बाद फिर आसपास के लोग आ जाते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। तो पता चलता है ये कई साल पुरानी बात है, जब इस महिला की शादी होती है। शादी होने के बाद इसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। कई डॉक्टरों के पास इलाज भी कराया गया। तभी किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें किसी ओझा के पास जाना चाहिए, तंत्र मंत्र के बारे में जानना चाहिए। शायद वो डॉक्टर नहीं रहा होगा, वो शायद कोई झोला छाप या बिल्कुल बेपढ़ा लिखा इंसान रहा होगा जिसने इस परिवार, इस दंपति को इस तरह की बातें सिखाई। दंपति किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि उसको एक के बाद एक 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस महिला को लगता है कि तंत्र मंत्र में शायद कोई शक्ति जरूर रही होगी, तभी इसके दिमाग में ख्याल आता है। बिहार के रहने वाले एक तांत्रिक के संपर्क में आती है। वहीं से उसने कुछ शिक्षा दीक्षा ली होगी, शायद वहीं से उसने कुछ सिद्धि प्राप्त करने की योजना बनाई होगी और अपनी ही बेटी का कत्ल करने के बाद, उसके सीने से कलेजा निकालने के बाद उसका क्या किया पता नहीं चल पा रहा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट ये कहती है उसने कलेजा निकाल कर शायद उसको खा लिया था। यदि मनोज नहीं चिल्लाता और जिस तरह से वो कह रही है कि उसको अगली रात वो जिंदा कर देती, ये शायद एक ऐसी भ्रांतियां हैं। जब ये बात प्रशासन तक, पुलिस तक पहुंची तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस प्रशासन ने टीम बनाई और टीम बनाने के बाद जितने भी आसपास के गांव होते हैं वहां जाकर जागरूकता अभियान फैलाएं, ताकि लोगों के मन में किसी तरह की कोई गलत चीजें फिट ना हो सकें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोग सब जागरूक हो जाएं, क्योंकि इस तरह की जो भ्रांतियां लोगों में होती हैं तंत्र मंत्र की, कोई होती ही नहीं है।
इसी तरह से न जाने कितने संख्या में लोगों की, बच्चों की बलियां दी जा चुकी हैं, लेकिन कभी किसी को इस तरह की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ होता तो ना जाने लोग इस तंत्र मंत्र से क्या क्या चीज हासिल कर लेते। दोस्तों, इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की और जांच पड़ताल कर रही है, साथ ही ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस महिला के साथ और कोई मौके पर तो नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि ये महिला अकेली ना हो, कि इसके साथ हो सकता है कोई और व्यक्ति हो, कोई तांत्रिक हो, इसलिए इस महिला को तो जेल भेज दिया गया है। बाकी इसके साथ किस किसने साथ दिया है उनकी भी तलाश की जा रही है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। साथ ही जाते जाते मोहम्मद आरिफ हैं और अररिया के रहने वाले मोहम्मद सहवान हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अमित कुमार चौहान है, हनीफ खान है, सुषमा डवास जो कि रुड़की हमारी मैम भी हैं। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा इन्होंने कमेंट किया है, इसलिए इनका नाम बोला गया है। और कभी मौका मिलेगा तो मैं इनको अपने कहानी में जरूर लेके आऊंगा। अचल सिंह है, असीम मसूद हैं, दिशा श्रीवास्तव झांसी से हैं, बबलू राव राजस्थान से, महबूब अहमद दिल्ली से हैं, अभिलाष कुमार, सोहेल खान फरुखाबाद से, मोहम्मद आरिफ हुसैन झारखंड से, भूपेंद्र सिंह औरंगाबाद से, सुरेंद्र निषाद अयोध्या से, आदित्य गोलिया और अरुण कुमार, रजनीश पटेल गौतम, हेमराज गुज्जर अलवर से हैं, कुंवरपाल सिंह दिल्ली से, रवि रंजन, हरि गोविंद यादव, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।